हेलो एंड वेलकम टू बड़ा ज्ञान जोश बैच। आप सब इस क्लास में 10th क्लास के लिए अभी सभी सब्जेक्ट क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जिसमें कि आज हम जिस सब्जेक्ट को कवर करेंगे वो हमारा एसएसटी का ज्योग्राफी सब्जेक्ट को आज हम कवर करेंगे। और ज्योग्राफी सब्जेक्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो ये चर्चा आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। सो जस्ट यू विल हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड because it can boost you and it can give you a good power to getting the good marks in the examination। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। एंड ऑफ कोर्स अगर आप पहली बार यहाँ पे आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि सभी सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग सब टीचर्स के द्वारा इसमें बहुत अच्छे लेक्चर्स अवेलेबल हैं क्रैश कोर्स के तौर पे। और जो कि अभी आपका क्रैश कोर्स चल रहा है, जो कि 10th का एग्जाम दे रहे हैं, देने वाले हैं, तो उनके लिए ये जो हमारा क्रैश कोर्स अभियान है जोश बैच, वो काफी फायदेमंद हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बड़ा ज्ञान क्लासेस से जुड़ना है। और जुड़ने के लिए जस्ट यू विल हैव टू डू वन थिंग विदाउट पेइंग एनी सिंगल रुपी, एंड दैट यू हैव टू डू द सब्सक्राइब। जस्ट बी द सब्सक्राइबर राइट नाउ ऑफ द बड़ा ज्ञान जोश बैच एंड लाइक एंड शेयर। ऑफ कोर्स यू विल डू इट। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा वाटर रिसोर्सेस। वाटर रिसोर्सेस से पहले हम एक बात पे चर्चा करना चाहेंगे, रिसोर्स है क्या है, व्हाट इज रिसोर्स। तो ऑल द थिंग्स व्हिच फुलफिल आवर नीड्स एंड डिमांड, वो सारी चीजें जो हमें हमारी जरूरतों को पूरा करती है, हमारी डिमांड को पूरी करती है, हमारी मांगों को पूरी करती है, हमें जिस चीज की जरूरत है और वो चीज हमें जो जिन जरूरतों को पूरी करती है उसी को हम लोग रिसोर्स के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल हम अपने आसपास जो भी सारी चीजें देख रहे हैं जो कि हमारे काम की है, जो हमें हेल्प करता है किसी ना किसी तौर पे, उसको हम रिसोर्स के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये हम मेरे हाथ में ये मार्कर है तो ये भी क्या है, तो ये भी एक रिसोर्स है, क्योंकि ये मेरे लिखने की जरूरत को पूरा करती है। ये व्हाइट बोर्ड हमारे लिखने की जरूरत को पूरी करती है। ये कैमरा जिसके माध्यम से मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं वो मेरे लिए रिसोर्स है। इवन ह्यूमंस आर आल्सो ए रिसोर्स टू ईच अदर, बिकॉज आपकी जो जरूरत है वो मैं पूरा करता हूं, मेरी जो जरूरत है वो आप अगर पूरा करते हैं तो वी बोथ आर रिसोर्स टू ईच अदर। अंडरस्टैंड। तो यानी इन वन लाइन all the things which fulfill our needs and demand is called resource। अब यहां पे वाटर रिसोर्स की चर्चा है तो वाटर तो एक सबसे बड़ा रिसोर्स है बबुआ। क्यों? क्योंकि हमारी सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है वाटर, बिकॉज वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। इवन हमारा बॉडी भी 70% वाटर से बना है, ठीक है। तो पानी के बिना हमारा जीवन की कल्पना करना भी गुनाह है। We cannot imagine our life without water। हम पानी के बिना ये सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारी ये धरती चल सकती है, हमारा ये शरीर चल सकता है, हमारी ये दुनिया चल सकती है। तो इतना बड़ा रिसोर्स है। अगर एक कहावत है कि वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक, पानी पानी सब जगह पर पीने को एक बूंद नहीं। ये कहावत आज सही मायने में चरितार्थ हो रही है, क्योंकि पानी हमें दिखाई तो हर जगह पड़ता है पर हमारे काम के लायक पानी जो है वो बहुत कम है। सो दैट्स व्हाई वी कैन अंडरस्टैंड द वैल्यूएशन ऑफ वाटर फॉर अस। आज हर जगह आप सुनते होंगे कि पानी बचाओ अभियान, पानी को ऐसे बचाओ, पानी को वैसे बचाओ। अरे भैया क्यों बचाओ? क्योंकि पानी के बिना अगर पानी नहीं बचा तो हम भी नहीं बचेंगे। तो पानी जो इतना हमारे लिए जरूरत की चीज है, हमें उसको तो बचाना पड़ेगा हर हाल में, नहीं तो हम ही नहीं बचेंगे। और आज हमारा ये दुर्भाग्य है कि हमारे पास बहुत कम पानी है। हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हमारी जरूरतें बढ़ती जा रही है, हर चीज के लिए पानी है, जिंदा से लेके मरने तक के ड्यूरेशन में हमें पानी की जरूरत है, पर आज हमारे पास बहुत कम पानी है। और उसके लिए भी कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं, हम सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम वाटर को बर्बाद ज्यादा करते हैं, यूज करने से ज्यादा बर्बाद करते हैं। हम वाटर को पॉल्यूट करते हैं। अगर आज से हम 500 साल 1000 साल पहले के बैक डेट में जाते हैं तो हमारे देश की नदियां पीने लायक होती थी। नदियों का पानी, लोग नदियों के पानी को पिया करते थे, पर क्या आज कैन वी इमेजिन कि आज हम रिवर वाटर को पी सकते हैं? नो।
बहुत सारे तो ऐसे रिवर्स हैं जिसमें कि हम नहाना भी हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद नहीं है. दैट कैन गिव्स अस अ लॉट्स ऑफ डिजीजेस बिकॉज दोज आर कंप्लीटली पॉल्यूटेड. वो पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है. अगर आज हम एक यमुना नदी की बात करें जो कि हमारी एक बहुत महान और बहुत प्रमुख नदी है हमारे देश की, पर आपको भी पता है यमुना नदी की स्थिति क्या हो चुकी है? कितनी गंदी हो चुकी है वो. तो कहने का मतलब, क्योंकि देखिए पानी तो है हमारी धरती पे 70% या उससे भी थोड़ा ज्यादा, लेकिन हमारे मोस्टली जो वाटर्स हैं वो किस रूप में? ओशियन में, सी में है, जो कि एक सॉल्टी वाटर है एंड दैट वी कैन नॉट बी यूज्ड बाय अस. है वो हमारे द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. उसके बाद वाटर का फॉर्म है बहुत बड़ा बड़ा है. किस रूप में है? ग्लेशियर्स के रूप में है. कैन वी ड्रिंक दैट? नो. उसके बाद हमारा पानी किसमें है? बड़े बॉडीज की बात करें तो रिवर्स में है, लेक्स में है, पॉन्ड्स में है. कैन वी ड्रिंक दैट? नो. तो हमारे पास एकमात्र ऑप्शन क्या बचता है? ग्राउंड स्टोर्ड वाटर, जिसको कि आज हम अपने ही चाल की वजह से, अपने ही करनी की वजह से हम उसे भी आज पॉल्यूट कर चुके हैं. आज धरती के नीचे से भी जो पानी आता है वो भी पूरी तरह से प्योर नहीं होता है. उसको भी हमको वाटर प्यूरिफायर लगा करके प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा उसे प्यूरिफाई किया जाता है, तब वो किसी रूप में हमारे पीने लायक हो पाता है. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक. कहीं भी नहीं है, बहुत कम है, बहुत कम. सो दिस इज द टाइम टू बी अवेयर, अदरवाइज वी कैन गेट अ ग्रेट स्टम्बल इन आवर लाइफ फर्दर. अब अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर एक रिसोर्स है. कैसा रिसोर्स है बाबू? तो रेन्युएबल रिसोर्सेस है, यानी ये एक सतत प्रक्रिया है प्रकृति के द्वारा जो कि चलते रहता है. वाटर साइकिल आपको भी पता होगा. बारिश पड़ी, वाटर बॉडीज में जमा हुआ और फिर वो वहां से क्या हुआ, उस पे हीट पड़ा, वो वाटर वेपर बना और फिर वो ऊपर गया, फिर वो क्लाउड बनाया, फिर वो नीचे आया, तो नीचे ऊपर ऊपर नीचे. दिस इज कॉल्ड द साइकिल. तो रेन्युएबल रिसोर्स है, हम नहीं बनाते हैं. हम इस H2O को हम नहीं बनाते हैं, इस वाटर को हम नहीं बनाते. ये एक प्रकृति के द्वारा एक सतत प्रक्रिया है, एक कंटिन्यू सिस्टम है जिसके द्वारा ये ऑटोमेटिकली बनते रहता है. अब वाटर स्कार्सिटी पे हम लोग पहले ही चर्चा कर ली कि आज जो है वाटर की क्या है? स्कार्सिटी है, कमी है. आज वाटर हमको बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है. पानी की हमारे पास किल्लत है. ऐसा भी अनुमान लगाया गया है कुछ महान प्रेडिक्टर्स के द्वारा, कुछ भविष्यवाणी करने वाले लोगों के द्वारा, कि अगर हमारी दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध होता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ा वजह वाटर स्कार्सिटी हो सकता है, क्योंकि पानी हर किसी को चाहिए और जिस देश के पास पानी नहीं होगा वो दूसरे देश पे अटैक कर सकता है, पानी चोरी कर सकता है, ले सकता है, छीनने की कोशिश कर सकता है. तो ये सारा जो खेला होगा वो वाटर स्कार्सिटी के द्वारा होगा. क्योंकि आज जो अगर हम बात भारत की करें तो भारत के बहुत सारे ऐसे प्रांत हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो कि पानी की कमी से जूझ रहे हैं, पानी के स्कार्सिटी से स्ट्रगल कर रहे हैं. अब हम उस तरफ जाते हैं कि हम इस स्कार्सिटी को कैसे कुछ हद तक रिड्यूस कर सकते हैं, कुछ हद तक कम कर सकते हैं. उसमें हमारा पहला जो कदम है यहां पे दिखाया गया है, डैम्स है. ठीक है बाबू, डैम्स. हम क्या करते हैं, डैम्स बनाया जाता है, बांध बनाया जाता है और उस बांध को बना करके पानी को एक जगह पे खास पार्टिकुलर प्लेस पे रोका जाता है. उसके बहुत सारे फायदे होते हैं, कुछ नुकसान भी हैं हर चीज के. तो उसके फायदे की अगर बात करें तो उससे सिंचाई के लिए नहर निकाली जाती है, वहां पे फिशिंग किया जा सकता है. भविष्य में जरूरत पड़ने पे उस पानी को यूटिलाइज किया जा सकता है, टूरिस्ट प्लेस के तौर पे उसको विकसित किया जा सकता है, नौका उसमें चलाया जा सकता है. आप देखते होंगे कि डैम में जो पानी के द्वारा झील बन जाता है तो उस पानी पे नाव चलाया जाता है, लोगों को के अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है, लोगों को घूमने देखने का एक प्लेस बन जाता है.
और एक सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो ये होता है इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। उस पानी को ऊंचाई से टरबाइन पे गिराया जाता है और टरबाइन को तेज रफ्तार में घुमाने के बाद उससे जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट किया जाता है और उससे विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। इसीलिए इस प्रोसेस का नाम है मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट। ठीक है, मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट। ये जो है बड़ा ही फायदेमंद चीज है। मल्टीपर्पस इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इसके एक फायदे नहीं है, इसके बहुत सारे फायदे हमको देखने को मिलते हैं, इस वजह से इसको नाम दिया गया मल्टीपर्पस। हिंदी बोलते हैं बहुउद्देशीय नदी योजना, क्योंकि इसका एक पर्पस नहीं है नहर सिंचाई के लिए निकालना, फिशिंग, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद टूरिस्ट अट्रैक्शन जैसे बहुत सारे रीजन्स हैं जिसके द्वारा वाटर की कमी को कहीं ना कहीं पूरा करने की या उसके द्वारा उस पानी के द्वारा खासतौर पे हमें जो एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, उस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है, किया जाने का प्रयास किया जा रहा है बहुत सारे जगहों पे, हमारे देश में भी और पूरे दुनिया में। इस वजह से इसको मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है और आज हमारे देश में बहुत सारे मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट चलाए गए। अब अगर हम इसकी एडवांटेज की बात करें कि एडवांटेज ऑफ मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट, तो वो क्या होगा बाबू? तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। हमको आसानी से बिजली मिल जाता है, हम उस पानी को प्यूरिफाई करके हम अपने यूज में ला सकते हैं, उस पानी में फिशिंग करके एक रोजगार पैदा किया जा सकता है? वहां पे अगर टूरिस्ट प्लेस के तौर पे वो डेवलप हुआ तो उससे वहां पे लोग जो घूमने आएंगे तो आसपास के इलाकों का व्यापार बढ़ेगा, लोगों के बीच में स्वरोजगार बढ़ेगा, लोगों को बहुत सारे तरह के और भी फायदे देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ा फायदा जो होगा वो अगर काउंट किया जाए तो दो फायदे मेरे नजर में सबसे ज्यादा है। पहला इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना और दूसरा उससे नहर निकाल करके वाटरिंग की व्यवस्था करके सिंचाई, जिसके वजह से उसके आसपास के जो एरिया के जो फील्ड्स हैं, जो खेत हैं, उसमें सिंचाई प्रॉपर सही टाइम पे किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की, तो कोई ऐसा काम नहीं जिसमें कि एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज नहीं होगा। कम और ज्यादा अलग बात है, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छाई तो दूसरा ऑब्वियसली उसका कोई नहीं कोई कुछ ना कुछ बुराई भी अवश्य होगा। अब अगर बात करें उसकी डिसएडवांटेज की, तो वो डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, ये भी एक गौर करने वाली बात है कि डिसएडवांटेज क्या हो सकता है। तो देखिए, डिसएडवांटेज की बात किया जाए तो मान लीजिए कि एक नदी है जो यहां से ऐसे सतत उसका प्रवाह है वो बहती है और यहां पे अचानक से एक डैम बना दिया जाए तो नदी के इस ओरिजिनल प्रवाह को रोक दिया जाएगा। तो इस तरफ का जो एरिया है वो धीरे धीरे एक टाइम आएगा कि वो अनफर्टाइल हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? अनफर्टाइल हो जाएगा, वहां पे कुछ भी नहीं उगेगा। दूसरा चीज क्या हो सकता है कि वो जो है, क्योंकि अगर बरसात के दिनों में हाई वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर वो जमा हो जाता है और अगर वैसी परिस्थिति में ये डैम टूटता है तो इधर का गांव साफ हो जाएगा, बह जाएगा। और ऐसा देखने को बहुत बार मिला है, कोसी पे बना हुआ ही तटबंध जब टूटा था तो ना जाने कितने गांव बह गए, क्योंकि आप उतने बड़े वाटर क्वांटिटी को रोके हुए हैं और बारिश हुई, बरसात का मौसम आया, नदी में उफान आया और तोड़ा, तो उसके बाद तो जो वेग होगा, जो करंट होगा, वो जो धारा होगी नदी की, वो तो बस देखने वाले ही समझ सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि नदी धीरे धीरे क्या होगा कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, है? हो सकता है वो नदी यहां से इस तरफ मूव कर जाए, जो कि उसके ओरिजिनल ज्योग्राफिकल कंडीशन में खराबी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। प्लस जो इसके बाद की जो भी एरिया होगा वहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। वहां के नदी, वहां के जो खेत खलिहान है उनमें प्रॉब्लम हो जाएगा, वो अनफर्टाइल हो सकते हैं, क्योंकि नदियों के द्वारा लाए गए गाद जो जमा होता है वो काफी फर्टाइल होता है और वो आने वाले समय में हमारे जो खेत होते हैं उसके लिए एक बड़ा ही बेहतरीन ढांचा तैयार करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जब हम नदी को एक जगह रोक लेते हैं, बस वही बात है, बहते हुए पानी को जब रोक लेंगे तो वो कहीं ना कहीं बहुत
बड़े रूप में हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, बहती हुई नदी धारा को रोक लेने से हमें ये इन सारे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऐसा बहुत बार देखने को मिला कि डैम बनाने को लेकर के सरकार और आम जनता में बहुत बार टकराव हुआ, बहुत बार मूवमेंट हुआ, जिसमें कि एक बार नर्मदा बचाओ मूवमेंट भी बहुत फेमस है, टेहरी डैम फेमस भी फेमस है, क्योंकि यहाँ के गांव वालों ने, क्योंकि जब डैम बनाया जाता है तो उसके एरिया के थोड़ा दूर तक जो है गांवों को खाली करा लिया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ सेफ्टी। वो कोशिश किया जाता है कि अगर इसके आसपास कोई ना रहे, क्योंकि अगर अचानक से पानी का फ्लो निकला, ये कुछ भी लीकेज हुआ तो वो ऐसा ना हो कि थोड़ा सा लीकेज हुआ, ½ इंच भी लीकेज हुआ तो एक गांव बह जाए या बाढ़ आ जाए। तो वैसी परिस्थिति में तो अब वो वहां पे जो लोग हैं, हजारों लोग हैं, वो कहां जाएंगे? तो वैसी परिस्थिति के लिए मूवमेंट्स जो है, जब भी डैम बनता है कहीं पे भी वैसे एरिया में जहां पर कि आसपास बहुत सारे गांव हैं, नदी के किनारे बसे हुए, तो वहां पे मूवमेंट देखने को मिलता है और आम जनता और सरकार में टकराव वहां पे बड़ी आम बात हो जाती है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये एक बहुत ही अभी हॉट टॉपिक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? एक्चुअली बारिश जो होती है तो बारिश के जल को जमा करके उसको रीयूज करना, उसको अपने लिए यूज करना है, क्योंकि रेन वाटर जो है थोड़ा प्योर फॉर्म होता है वाटर का, तो उसको पीने को छोड़ के बाकी सभी कामों में यूज करना रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाती है। और हमारे ही राज्य देश में बहुत सारे ऐसे प्रांत हैं जहां पर कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग देखने को मिलता है, जहां पर कि एक्चुअली बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, जिसमें कि बड़े बड़े कंटेनर्स रखे जाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे को सीमेंटेड किया जाता है, जिससे कि बारिश का जब पानी हो तो उसमें जमा हो और फिर उसको ढक दिया जाए और फिर उसको यूज किया जाए, यानी पूरे बरसात में अच्छा खासा पानी जमा किया जाए। अब इसके लिए एक और तरीका देखने को मिलता है, रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आई रिपीट, रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। उसमें क्या होता है कि छत जो होता है ना, तो छत के ऊपर कुछ इंच तक छोटा छोटा सा ईंट या दीवार दे दिया जाता है, जिससे कि उसमें जो पानी आएगा तो वो गिरे नहीं और वो वहां से होते हुए वहां पे जमा होगा। फिर ऑब्वियसली वो बहने के लिए एक पाइप लगा हुआ होता है, जिस पाइप के सहारे वो पानी नीचे की तरफ आती है और वो पाइप एक बड़े से गड्ढे, एक बड़ा सा जो होल होता है जो पहले से ही ऑलरेडी बना हुआ होता है, कनेक्टेड होता है, उस पाइप के द्वारा उस रूफ से जो आ रहा है पानी उस पाइप से जुड़ा हुआ होता है। वो पाइप थोड़ा दूर आगे करके एक बड़ा सा गड्ढा, एक्चुअली गड्ढा नहीं बोल सकते, वो टैंक बनाया जाता है। अंडरस्टैंड, टैंक बनाया जाता है, सीमेंटेड टैंक होता है, बड़ा सा होता है, मतलब हाफ ऑफ स्विमिंग पूल हो सकता है और उसको जो है छोटा वाला स्विमिंग पूल, और उसको जो है वो ढका हुआ होता है, पूरा अंदर साफ सफाई होता है और वो वहां पे पानी जमा होते जाता है, पानी जमा होते जाता है। ओवरफ्लो होने पे भी वो निकलने का व्यवस्था किया हुआ होता है और वो वहां पे पानी जमा होता है और फिर बरसात के बाद वो पानी को जमा किया जाता है वैसे मौसम के लिए, गर्मी के दिनों के लिए, जबकि पानी की किल्लत हो जाती है और लोगों को 8-8, 10-10, 20-20 किलोमीटर पैदल जाकर के पानी लाना पड़ता है, दूर दराज से लाना पड़ता है। जिनके आसपास पानी का कमी देखने को मिलता है वो उन पानी को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ संभ्रांत लोग, समझदार लोग, जो कि आज हर किसी को करना चाहिए, उन पानी को हम गार्डनिंग में यूज कर सकते हैं। उस पानी को हम जो भी हम कपड़ा साफ करते हैं उसमें यूज कर सकते हैं, उसको हम बर्तन या कोई साफ सफाई करने में, गाड़ी धोने में इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब पीने को छोड़ के हम उस पानी का इस्तेमाल कई अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। आज जो है बहुत सारे साइंटिस्ट जो कि वाटर पे रिसर्च करते हैं, वाटर की स्कार्सिटी को दूर करने के उपाय ढूंढते हैं, वे लोग हमेशा ये बताते रहते हैं कि हमें किस तरह से पानी को रीयूज करना सीखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम जिन पानी में कपड़ा साफ करते हैं, हम जनरली क्या करते हैं, उन पानी को हम फेंक देते हैं। तो कहता है कि नहीं, उसे आप बकेट में जो आपका पानी जिसमें कि आप कपड़ा साफ किए हैं तो उस पानी से आप अपना गाड़ी धो सकते हैं, आप जो आंगन या कोई और जगह धोते हैं आप उसको धो सकते हैं, ठीक है। और उसमें भी आप कम वाटर, उसमें भी आप जो है गाड़ी वगैरह आप धोते हैं
तो फोर्स वाले पाइप का इस्तेमाल करें, जहां पर कि एयर प्रेशर से ही मोस्टली डस्ट जो है निकल जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आज जो है हमें ये सारे तरीके सीखने होंगे अगर हम चाहते हैं कि भविष्य में हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, और हम आज जिस समस्या की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जिन समस्या का सामना करने की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वाटर स्कार्सिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, एक समय आए कि हम इस पे बहुत हद तक रोकथाम लगा सकें, हम इन समस्या से जूझने को तैयार रहें और उसके कई एक तरह के उपाय हम ढूंढें, उसके अल्टरनेट ढूंढें, जिससे कि वो एक ऐसा रिसोर्स जिसके बिना हमारी लाइफ की कल्पना नहीं की जा सकती है, हम उस रिसोर्स को बेहतर तरीके से यूज करके अपने लिए और अपने देश, अपने समाज के लिए, अपने प्रांत के लिए फायदेमंद साबित कुछ काम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा जो वाटर रिसोर्स था ये तो खत्म होता है। वाटर रिसोर्स यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। अब आप इसको क्या करते हैं, मैक्सिमम आप ये कर सकते हैं कि बुक को देखिए, चैप्टर चूंकि हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ चैप्टर है इसलिए ज्यादा टफ नहीं है, आसान सा चैप्टर है, आप इसे पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। एंड आफ्टर दैट इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन आवर कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज रेडी फॉर your all problems, your all questions. So stay tuned with the Bada Gyan classes. But abhi if you are still not the subscriber, then please subscribe right now. The Bada Gyan Josh batch, बड़ा ज्ञान जो है और भी आगे बहुत सारे आपके लिए वीडियोस ला रही है, लाने वाली है। कुछ स्पेशल स्कीम्स भी चल रहा है जिसके द्वारा आपको निःशुल्क बहुत सारी कोर्सेज प्रोवाइड किया जाएगा बड़ा ज्ञान क्लासेस की तरफ से। सो फायदा इसी में है कि बड़ा ज्ञान जो क्लास के साथ जुड़े रहिए एंड like and share ज्यादा से ज्यादा। And thank you so much for watching this video till end, and I hope that you understood this chapter very well and definitely your study is going very well. So मिलते हैं फिर हम अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड जुड़े रहिए बड़ा ज्ञान क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच।